चाइना एक ऐसा देश जिसे 50 साल पहले दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था और आज वही देश यूएसए के मुकाबले में ग्लोबल सुपर पावर बन चुका है। 1978 में चाइना का ग्लोबल जीडीपी में केवल 2% का ही कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अब 2024 के हिसाब से देखें तो चाइना 19% से भी ज्यादा ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसका जीडीपी 18 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। रेलवे से लेकर सैटेलाइट्स तक, फैक्ट्री से लेकर फाइनेंस तक, एजुकेशन से लेकर एआई लैब्स तक, आज हर जगह चाइना का नाम चल रहा है। पर सवाल ये आता है, चाइना ने इतना ग्रोथ इतने कम समय में किया कैसे? क्या ये सिर्फ पॉपुलेशन का कमाल है या फिर कोई मैजिक है जो चाइना ने कर दिखाया है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों चाइना कई मायनों में सबसे बड़ा सुपर पावर देश कैसे है। लेट्स बिगिन। साल 1949 चाइना ने एक नई शुरुआत की। सिविल वॉर के बाद माओ जेडोंग, जो कि लीडर थे चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशंस के, उन्होंने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की। उनका सपना था एक क्लासलेस, इक्वल और सेल्फ सफिशिएंट नेशन बनाना, जहां हर इंसान बराबर हो, जहां किसी अमीर और गरीब के बीच डिफरेंस ना देखा जाए। उन्होंने कहा कि चाइना को अगर आगे बढ़ना है तो पुराने तरीके, पुराने सोच को खत्म करके हमें नए सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। और इसी सोच ने जन्म दिया ग्रेट लीप फॉरवर्ड को, एक ऐसा नेशनल कैंपेन जो दुनिया में कभी नहीं हुआ था। इस प्लान का गोल था चाइना को एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों में आगे रखना। लोग अपने जमीन छोड़कर कम्युनल फॉर्म्स में काम करने लगे, सब कुछ कलेक्टिव ओनरशिप में चला गया। गवर्नमेंट ने यह कह दिया, हम सिर्फ एक साल में यूके से ज्यादा स्टील प्रोड्यूस करने लग पड़ेंगे। पर असलियत में सच्चाई कुछ और ही निकली, क्योंकि लोग स्टील फर्नेस में काम करने लग पड़े तो खेतों पे लोग ध्यान देना कम कर दिए, जिससे फसल बर्बाद होने लगी। और वहीं गवर्नमेंट ने गलत डेटा पे भरोसा करके ग्रेन एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। लोगों के पास खुद खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। 1959 से 1961 करीब 2 सालों के बीच लगभग 3 करोड़ लोग भूख से मारे गए। चाइना का इंटेलेक्चुअल बैकबोन टूट चुका था। साइंस, एजुकेशन, कल्चर सब कुछ क्रैश हो गया। और वहीं 1976 में माओ के डेथ के बाद पूरे चाइना में एक सन्नाटा सा छा गया। लोग थक चुके थे। भूख, आंदोलन और बैंड एजुकेशन सिस्टम ने पूरे देश को झंझोल दिया था। लेकिन इसी अंधेरे में एक नया चेहरा उभर कर आता है, डेंग जियाओपिंग, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सर्वोच्च नेता। डेंग ने सिंपली लेकिन रेवोल्यूशनरी लाइन बोली थी, इट डजंट मैटर वेदर कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट्स कैच माइस। इसका मतलब था चाहे सिस्टम कैपिटलिस्ट हो या सोशलिस्ट, अगर वो लोगों की जिंदगी सुधार रहा है तो वही सही है। यही सोच लेकर डेंग ने स्टार्ट किया गाई केफांग रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पॉलिसी। 1978 से चाइना ने अपना गेट दुनिया के लिए खोल दिया था। पहली बार चाइना में फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करने लगी थी। कोस्टल सिटीज जैसे सियोंगजिन को एक्सपेरिमेंट जोन बनाया गया, जहां कैपिटलिज्म को टेस्ट किया गया सरकार के कंट्रोल के अंडर में। और उसका रिजल्ट क्या निकला? एक छोटा सा फिशिंग विलेज सियोंगजिन 20 साल में टेक मैन्युफैक्चर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया। चाइना ने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटाइज कर दिया। फार्मर्स अब खुद डिसाइड करते थे कि क्या उगाना है और अपना एक्स्ट्रा माल मार्केट में बेचकर पैसा कमा सकते थे। प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट करने लग पड़ी थी। और फिर आती है लाइटिंग मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशंस, जिसमें चाइना ने चीप लेबर्स के दम पर दुनिया के लिए सब कुछ बनाना शुरू कर दिया। फ्रॉम टॉयज टू टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स टू मशीनरी। मल्टीनेशनल कंपनी जैसे नाइकी, एप्पल, सैमसंग ने फैक्ट्रीज चाइना में लगानी शुरू कर दी। डेंग का मानना था टू गेट रिच इज ग्लोरी। और पहली बार चाइनीज लोग ओपन मार्केट इकोनॉमी का मजा ले रहे थे, नए जॉब्स, नए गैजेट और नए एस्पिरेशंस के साथ। डेंग ने एक छोटी सी बात पर हमेशा ध्यान दिया था और वो थी सिंगल पार्टी कंट्रोल। चाइना में पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं आई, सिर्फ इकोनॉमिक फ्रीडम। आप बिजनेस कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, लेकिन पार्टी के अगेंस्ट नहीं हो सकते। डेंग जियाओपिंग उन्होंने रियलाइज किया कि अगर चाइना को अगला जापान बनाना है तो सिर्फ फैक्ट्रीज और मशीन्स नहीं, एजुकेटेड लोग भी चाहिए होंगे, और वो भी हर एक कोने से। उन्होंने एजुकेशन को एक इकोनॉमिक वेपन बना लिया, जहां 1986 में चाइना ने कंपल्सरी एजुकेशन लॉ पास कर दिया, जिसमें हर चाइल्ड के लिए 9 साल का बेसिक एजुकेशन मैंडेटरी कर दिया, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल तक। रूरल एरियाज में स्कूल और टीचर्स के लिए हाउसिंग और सैलरी इंसेंटिव्स लाए गए। गवर्नमेंट ने कहा, अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन स्किल्ड नहीं हुई तो हम कभी भी ग्लोबल रेस में आगे नहीं बढ़ सकते। और कहीं ना कहीं इसका असर दिखा 1982 में, जब चाइना का लिटरेसी रेट 65% तक था, लेकिन आज वो 97% से ऊपर का हो गया है। गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ क्वालिटी पर नहीं, क्वांटिटी पर भी ध्यान दिया गया है। गवर्नमेंट ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को नेशनल प्रायोरिटीज बना लिया। आज हर साल चाइना 20 लाख से ज्यादा इंजीनियर्स और 1 लाख से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स प्रोड्यूस करता है, और वो भी स्किल्ड। पर सिर्फ एजुकेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं होती ओवरऑल ग्रोथ के लिए, इसलिए हेल्थ केयर पे भी साइलेंट रेवोल्यूशन हुआ। 1980s के दौरान रूरल वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान सही टाइम पे डॉक्टर का मिल पाना बहुत मुश्किल होता था। हॉस्पिटल काफी दूर थे और जो भी हॉस्पिटल ऑलरेडी थे उसे अफोर्ड कर पाना लोगों के लिए काफी मुश्किल था। इसलिए गवर्नमेंट ने हेल्थ क्लिनिक हर रूरल एरियाज में स्टैब्लिश किया। लोकल ट्रेन डॉक्टर और हेल्थ वर्कर
वर्कर्स लोगों के घर खुद चलकर बेसिक ट्रीटमेंट देने के लिए जाते थे। और इन सब का रिजल्ट क्या निकला? इन्फेंट माइनॉरिटी, यानी कि वो बच्चे जिनके जन्म के कुछ सालों के बाद ही उनकी मौत हो जाती थी बीमारी से या सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से। वो 1980s में 50 पर 1000 बर्थ था, यानी कि 1000 बच्चों में से 50 बच्चों की डेथ हो जाती थी, जो कि आज 6.8 ही रह गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज 66 से बढ़कर 78 ईयर हो गई है। चाइना ने एक हेल्दी वर्कफोर्स बनाई जो हर इकोनॉमी के लिए असिस्ट होती है। लेकिन सबसे बड़ा चेंज आया पॉवर्टी, यानी कि गरीबी के फील्ड में। 1981 में वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से चाइना में 88 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे थे, जिनका डेली इनकम $2 से भी कम का था। ये दुनिया के सबसे बड़ी गरीबी पॉपुलेशन थी। लेकिन 40 साल के अंदर चाइना ने ग्रेजुअल पॉलिसीज के जरिए उन्हें अपलिफ्ट कर दिया। 2021 में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने डिक्लेयर किया वी हैव एरेडिकेटेड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और यूनाइटेड नेशन ने इसे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा एंटी पॉवर्टी अचीवमेंट कहा। आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क चला रहा है, जहां 40,000 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक, जिसमें बुलेट ट्रेन 350 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज दौड़ती है। बीजिंग से शंघाई का सफर, जो कि पहले 12 घंटों में पॉसिबल होता था, अब वो 4.5 घंटों में लोग इजिली कर पा रहे हैं। और मेट्रो सिस्टम सिर्फ बीजिंग और शंघाई के मेट्रो मिलाकर इंडिया के सभी शहरों से ज्यादा एडवांस है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये टाइम पर चलते हैं, किसी प्रकार की भी डिले यहाँ नहीं देखी जाती। लेकिन बात सिर्फ कंक्रीट और स्टील तक सीमित नहीं है। चाइना टेक्नोलॉजी को काफी आगे लेकर के जा चुका है। एआई से चलने वाले कोर्ट रूम, जहाँ जज एक ह्यूमन नहीं एआई सॉफ्टवेयर है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं बल्कि रियल है। हांगझू इंटरनेट कोर्ट, यहाँ एआई जज और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक के जरिए लोग अपने पूरे केस ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, और वो भी बिना कोर्ट आए। यहाँ इवन ब्लॉकचेन बेस्ड एविडेंस भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। और ये 2019 से चाइना स्मार्ट कोर्ट सिस्टम चला रहा है। हॉस्पिटल में रोबोट नर्सेस, मॉल्स में ड्रोन्स डिलीवरी और रेस्टोरेंट में रोबोट सर्विस, ये सब अब यहाँ की डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। और इसी मॉडर्न इकोसिस्टम में एक और नाम निकल कर आता है, BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स, एक चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जो अब टेस्ला को भी ग्लोबल ईवी सेल्स में पीछे छोड़ चुका है। BYD ने सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि दुनिया की हर कोनों में अपनी ईवी प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर ली है, चाहे वो बसेस हो या लग्जरी सेडान्स। अब जहाँ जहाँ चाइनीज इन्वेस्टमेंट देखेंगे, वहाँ तुम्हें उनका प्रेजेंस, उनका लेवरेजेस बढ़ता जाता हुआ दिखेगा। और इसीलिए चाइना सिर्फ एक मैन्युफैक्चर जायंट नहीं बल्कि टेक पावर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर पावर बन चुका है, जो फ्यूचर के लिए पूरी दुनिया को साइलेंटली रीप्रोग्राम कर रहा है। एक शहर जहाँ फ्लाईओवर डबल डेकर हो, ट्रेन बिल्डिंग के बीच से गुजरे और एआई रोबोट चाय सर्विस करे। ये कोई मार्वल का सेट नहीं, ये है चोंगकिंग, चाइना का मोस्ट फ्यूचरिस्टिक सिटी। चाइना ने अर्बन प्लानिंग में इमेजिनेशन और इंजीनियरिंग का अल्टीमेट कॉम्बो दिखाया है। पर इंडिया के लिए सीखने वाली बात क्या है? फर्स्ट, लॉन्ग टर्म सोच। हमें सिर्फ 5 साल के इलेक्शन प्लान्स नहीं बल्कि 50 साल के नेशनल गोल्स चाहिए होंगे। सेकेंड, हमें सिर्फ प्लान्स नहीं बल्कि एग्जीक्यूशंस पे भी फोकस करना पड़ेगा। थर्ड, एजुकेशन और इंडस्ट्री पे काम करना होगा। स्किल्ड इंजीनियर्स और एजुकेटेड लोगों की जरूरत होगी ताकि देश में कुछ नया करने में मदद मिल सके। सो फ्रेंड्स, चाइना की कहानी सिर्फ जीडीपी के नंबर्स, बुलेट ट्रेन्स या एआई रोबोट्स पे नहीं है। ये कहानी नहीं बल्कि एक विजन है, जहां एक देश अपने सबसे बुरे दिनों में सीखकर अपना एक नया फ्यूचर लिखता है, जहां हर एक सेटबैक के बाद एक कमबैक था और हर डिसीजन के पीछे एक लॉन्ग टर्म मिशन था। अब सवाल ये है, क्या हम भी अपने लिए एक ऐसा विजन सोच सकते हैं? क्या हमारा हिंदुस्तान भी इस तरह के मॉडल और विजन को अडॉप्ट करके अपने आप को कई मायनों में सुपर पावर देशों में लिस्ट कर सकता है? कमेंट में लिख करके बताओ। और ये फॉर्मूला 1 का वीडियो देखना आप बिल्कुल मत भूलना, जहां इसके पीछे की पूरी कहानी मैंने बताई है। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।